नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे शब्द और अवधारणाएं हैं जो सुनने में शायद भारी लगे, पर हैं बहुत जरूरी। राष्ट्रीय आय, बचत और पूंजी निर्माण। बिल्कुल, ये किसी भी देश की आर्थिक सेहत और आप कह सकती हैं भविष्य की दिशा तय करने वाले एकदम बुनियादी पैमाने हैं। हाँ, और हमारी ये जो आज की गहरी बातचीत है, ये अर्थव्यवस्था पर एक विस्तृत अध्ययन के अध्याय 2 पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि इस अध्याय की गहराई में जाएं और इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें सरल भाषा में समझें। जैसे ये राष्ट्रीय आय असल में है क्या, हाँ, और इसे नापते कैसे हैं। सही, और बचत का निवेश से मतलब पूंजी निर्माण से क्या रिश्ता है। हाँ, और ये सब भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है। हाँ, क्योंकि देखिए ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। ये बताते हैं कि देश कितना कमा रहा है, कितना बचा रहा है और भविष्य के विकास के लिए कितनी नींव डाल रहा है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये समझना तो और भी जरूरी हो जाता है। तो फिर शुरू करते हैं सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द से, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या बला है आखिर। हाँ, तो जीडीपी सबसे सरल शब्दों में कहूँ तो जीडीपी एक देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनके अंदर एक साल में पैदा होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। अंतिम वस्तुएं और सेवाएं? जी हाँ, अंतिम मतलब देश के भीतर कुल कितना उत्पादन हुआ उसका एक मौद्रिक माप है ये। अच्छा, देश के भीतर। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर एक और शब्द सुनाई देता है, जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें और जीडीपी में क्या फर्क है? वो राष्ट्रीय शब्द शायद कुछ इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। जीएनपी का फोकस देश के नागरिकों पर होता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी कमा रहे हों। तो जीडीपी में जब हम भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाई गई आय जोड़ते हैं, अच्छा, और भारत में विदेशियों द्वारा कमाई गई आय घटाते हैं, जिसे हम कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तब हमें जीएनपी मिलता है। ओह अच्छा, तो मतलब जीडीपी देश की सीमा देखता है और जीएनपी नागरिकों को। बिल्कुल, यही है घरेलू बनाम राष्ट्रीय का मुख्य फर्क। ये दिलचस्प है। तो मतलब अगर कोई भारतीय बाहर काम कर रहा है तो उसकी कमाई जीएनपी में जुड़ेगी। हाँ, बिल्कुल जुड़ेगी। और उसी तरह भारत में जो विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं उनका मुनाफा या यहाँ काम कर रहे विदेशी नागरिक, उनकी आय इसमें से घटा दी जाती है। समझ गया। अब इन शब्दों के आगे कभी-कभी नेट या शुद्ध भी लगा होता है, जैसे एनडीपी या एनएनपी। ये ग्रॉस यानी सकल से नेट यानी शुद्ध का क्या चक्कर है? ये भी आसान है। देखिए, उत्पादन करने में मशीनें घिसती हैं, इमारतें पुरानी होती हैं। हाँ, टूट-फूट होती है। बिल्कुल, टूट-फूट। इसे अर्थशास्त्र में कहते हैं मूल्य ह्रास या डिप्रिसिएशन। तो जब हम जीडीपी या जीएनपी जैसे सकल यानी ग्रॉस आंकड़ों में से इस घिसावट की कीमत को घटा देते हैं तो हमें शुद्ध यानी नेट आंकड़ा मिल जाता है। अच्छा, तो जीडीपी माइनस घिसावट हो गया एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सही। और जीएनपी माइनस घिसावट हो गया एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये दिखाता है कि टूट-फूट हटाने के बाद असल में मतलब नेट बढ़ोतरी कितनी हुई। ठीक है, ये तो स्पष्ट हुआ। अब एक और परत खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि आय की गणना 2 तरह की कीमतों पर हो सकती है, बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस और कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट। ये क्यों जरूरी है समझना, इनमें क्या अंतर है? ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम आय को किस नजरिए से देख रहे हैं। बाजार मूल्य, जैसा नाम से ही जाहिर है, वो कीमत है जो हम और आप बाजार में किसी चीज के लिए चुकाते हैं। हाँ, जो हम देते हैं दुकान पर। बिल्कुल। इसमें सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर, जैसे आजकल जीएसटी है, वो शामिल होते हैं। और अगर सरकार ने कोई सब्सिडी दी है, मान लीजिए गैस सिलेंडर पर, तो वो कीमत में से घटी हुई होती है। अच्छा, तो मार्केट प्राइस इक्वल्स फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज, यही हुआ ना? एकदम सही। और कारक लागत फैक्टर कॉस्ट वो कीमत है जो उत्पादन के साधनों को असल में मिलती है। उत्पादन के साधन मतलब जमीन जिसका किराया मिलता है, मजदूर जिन्हें मजदूरी मिलती है, पूंजी जिस पर ब्याज मिलता है और उद्यमी जिसे मुनाफा मिलता है। तो ये उनकी असल कमाई है। स्वयं तो निकालने के लिए हम बाजार मूल्य से टैक्स हटा देते हैं और सब्सिडी जोड़ देते हैं। फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, बाजार में तो चीजें टैक्स जोड़कर ही बिकती हैं, हम तो वही कीमत देते हैं। तो फिर कारक लागत इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हम इसे अलग से क्यों देखते हैं? बढ़िया सवाल है। कारक लागत इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि ये दिखाती है
कि अर्थव्यवस्था में जो असल कमाई पैदा हुई है वो उत्पादन के अलग अलग साधनों के बीच बट कैसे रही है। मतलब पैसा असल में जा कहाँ रहा है, किराया, मजदूरी, ब्याज, मुनाफा, टैक्स और सब्सिडी का असर हटाने के बाद की तस्वीर ये दिखाती है। अच्छा, तो ये आय वितरण मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पहलू दिखाता है। ये तो बड़ी अहम बात है। अब एक और चीज, नॉमिनल बनाम रियल आय। अक्सर सुनते हैं कि रियल जीडीपी ग्रोथ इतनी रही। ये नॉमिनल से अलग कैसे है और रियल आंकड़े पर इतना जोर क्यों रहता है? लगता है ये विकास की सही तस्वीर के लिए जरूरी है ना? बिल्कुल सही। देखिए, नॉमिनल आय जो होती है वो मौजूदा कीमतों पर नापी जाती है। मतलब 2024 की आय 2024 की कीमतों पर। ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। मान लीजिए देश में उत्पादन उतना ही रहा पर महंगाई बहुत बढ़ गई, चीजों के दाम बढ़ गए, तो भी नॉमिनल आय तो बढ़ी हुई दिखेगी, लगेगा कि तरक्की हो गई। हाँ, ये तो धोखा हो सकता है। बिल्कुल। रियल आय इसी धोखे को, इसी समस्या को दूर करती है। इसे एक आधार वर्ष, एक बेस ईयर की स्थिर कीमतों पर नापा जाता है। यानी ये महंगाई के असर को हटा देती है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। एकदम। इससे हमें पता चलता है कि कीमतों के उतार चढ़ाव को हटा दें तो असल में उत्पादन कितना बढ़ा या घटा। इसीलिए जब भी हम आर्थिक विकास दर की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की, तो हमेशा रियल आय या रियल जीडीपी वृद्धि की ही बात होती है। ये समय के साथ अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की सच्ची तुलना करने में मदद करती है। ठीक है, तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, जीडीपी, जीएनपी, नेट, फैक्टर कॉस्ट, रियल आय। लेकिन भारत जैसी इतनी बड़ी और जटिल अर्थव्यवस्था में इन सब का हिसाब किताब असल में किया कैसे जाता है? स्रोत बताते हैं कि 3 मुख्य तरीके हैं। क्या आप उनके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? हाँ, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 3 प्रमुख विधियां इस्तेमाल होती हैं। और मजे की बात यह है कि सिद्धांत रूप में तीनों से एक ही नतीजा आना चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी हैं वो? पहली है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम ये देखते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में कुल खर्च कितना हुआ। इसमें परिवारों का उपभोग खर्च, बिजनेस और सरकार का निवेश खर्च, सरकार का अपना उपभोग खर्च और विदेशों को किया गया शुद्ध निर्यात, मतलब निर्यात माइनस आयात, ये सब शामिल होता है। लॉजिक ये है कि जितना खर्च हुआ उतनी ही आय बनी। ठीक है, एक तो वह खर्च का तरीका। दूसरा है उत्पाद विधि यानी प्रोडक्ट मेथड, या इसे मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र ने, जैसे खेती, उद्योग, सेवाएं, कुल कितना उत्पादन किया, लेकिन इसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत घटा दी जाती है। मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे मान लीजिए कार बनी तो उसमें टायर लगे, टायर बनाने में रबर लगी, तो हम सिर्फ कार की अंतिम कीमत लेंगे, टायर और रबर की कीमत अलग से नहीं जोड़ेंगे, वरना वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसी को जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कहते हैं। और जीवीए में टैक्स जोड़कर और सब्सिडी घटाकर जीडीपी पर पहुंचते हैं। ओके, और तीसरी विधि? तीसरी है आय विधि यानी इनकम मेथड। इसमें हम ये देखते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़े लोगों ने कुल कितनी आय कमाई, जैसे मजदूरों ने मजदूरी, जमीन मालिकों ने किराया, पूंजीपतियों ने ब्याज और उद्यमियों ने मुनाफा। इन सब को जोड़कर राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है। वाह, मतलब 3 अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल पर पहुंचने की कोशिश। लेकिन क्या ये वाकई में इतना आसान होता है? आंकड़े जुटाना तो मुश्किल काम लगता होगा। निश्चित रूप से मुश्किल होता है। आंकड़े जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर भारत जैसी इतनी बड़ी और जिसमें इतना असंगठित क्षेत्र है उस अर्थव्यवस्था में। इसीलिए अक्सर इन तीनों विधियों से जो नतीजे आते हैं उनमें थोड़ा अंतर रह जाता है, जिसे हम सांख्यिकीय विसंगति या स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। चलिए अब भारत की स्थिति को थोड़ा वैश्विक नजरिए से देखते हैं। स्रोत में एक आंकड़ा है जिसने मुझे काफी चौंकाया। क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, चीन और अमेरिका के बाद। लगभग 3 गुना और जर्मनी से 2 गुना बड़ी। ये कैसे संभव है? क्योंकि जब हम नॉमिनल जीडीपी देखते हैं डॉलर में, तब तो हम काफी पीछे हैं। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर चर्चा में रहता है। और आपका सवाल भी जायज है।
पीपीपी आधारित तुलना जो होती है वो नॉमिनल जीडीपी तुलना जो सीधे डॉलर एक्सचेंज रेट पर आधारित होती है से ज्यादा यथार्थवादी मानी जाती है। ऐसा क्यों? पीपीपी में ऐसा क्या खास है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी की तुलना में हम क्या करते हैं, हम सीधे मौजूदा एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए $1.85 का है, लेकिन क्या $1 से अमेरिका में जितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं उतनी ही चीजें भारत में $85 में मिल जाएंगी? शायद नहीं। भारत में कई चीजें सस्ती हैं। बिल्कुल, पीपीपी इसी अंतर को ठीक करता है। ये देखता है कि अलग-अलग देशों में एक जैसी वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी, एक बास्केट ऑफ गुड्स, खरीदने में स्थानीय मुद्रा में कितना खर्च आता है। इससे पता चलता है कि किसी देश की मुद्रा की असल खरीदने की ताकत या क्रय शक्ति कितनी है। इसीलिए पीपीपी देशों के जीवन स्तर और आर्थिक आकार की तुलना करने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। अच्छा, तो ये असल में लोगों की खरीदने की ताकत को ध्यान में रखता है। ये हुई दुनिया की बात। लेकिन क्या ये जो बड़ी तस्वीर है भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली, ये भारत के अंदर जो असमानताएं हैं उनको छुपा लेती है? राज्यों के बीच क्या स्थिति है? ये एक बहुत ही अहम सवाल उठाया आपने। भारत में राज्यों के बीच आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, ये सच है। स्रोत भी यही बताते हैं, टेबल 2.3 का जिक्र करते हुए कि प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में गोवा, सिक्किम, हरियाणा जैसे राज्य काफी आगे हैं। और कुछ राज्य काफी पीछे भी है। राष्ट्रीय आय है, वो पूरे देश की कहानी बयान नहीं करती, अंदर बहुत भिन्नता है। और क्या ये अंतर सिर्फ आय में है या विकास की रफ्तार में भी दिखता है? रफ्तार में भी दिखता है। राज्यों की अपनी विकास दर होती है जिसे जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट कहते हैं। इसमें भी भारी अंतर देखने को मिलता है। स्रोत में 2017-18 के कुछ आंकड़े दिए हैं एक नमूने के तौर पर, जिसमें गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने उस दौरान काफी तेज वृद्धि दिखाई थी। और कुछ धीमे भी रहे होंगे? हाँ, उसी दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल जैसे राज्यों की रफ्तार तुलनात्मक रूप से धीमी रही। तो ये जो राज्यों के बीच विकास की रफ्तार में अंतर है, ये कहीं ना कहीं निवेश और पूंजी निर्माण के पैटर्न से भी जुड़ा हुआ है। ये एक अच्छी कड़ी है हमारे अगले विषय पर जाने के लिए, बचत और पूंजी निर्माण। तो सबसे पहले ये पूंजी निर्माण, जिसे स्रोत निवेश भी कह रहे हैं, इसका सीधा सरल मतलब क्या है? पूंजी निर्माण तो मतलब है देश के उत्पादन के साधनों में बढ़ोतरी करना, जैसे नई मशीनें लगाना, नए कारखाने खोलना, सड़कें, पुल, बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे बनाना। इन सब में जो पैसा लगता है, ये वो निवेश है जो अर्थव्यवस्था की भविष्य में और ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाता है। और जाहिर है ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बेहद महत्वपूर्ण। आप इसे अर्थव्यवस्था का इंजन समझ सकते हैं। जब कोई देश अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाता है और उसे इस तरह के पूंजी निर्माण में लगाता है, तो उससे उत्पादन बढ़ता है, नई तकनीक आती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और लंबे समय में देश की तरक्की होती है। इसे ही शायद जीडीसीएफ कहते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ, और इसे आमतौर पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में नापा जाता है। मतलब हमने अपनी कुल कमाई का कितना हिस्सा पूंजी बनाने में लगाया। जीडीसीएफ दर इज इक्वल टू जीडीसीएफ डिवाइडेड बाय जीडीपी इनटू 100। स्रोत बताते हैं कि भारत में ये दर काफी ऊपर नीचे होती रही है। 1950-51 में तो ये महज 9.3% थी। हाँ, आजादी के बाद शुरुआती दौर था। फिर ये बढ़ी 1990-91 में 26% हुई और 2011-12 में तो ये अपने शिखर पर पहुंच गई थी 39%। हाँ, वो एक तेज विकास का दौर था जब निवेश बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन फिर इसमें गिरावट आई। 2017-18 में ये घटकर 28.5% रह गई। हालांकि बाद के 2 सालों 2018-19 और 19-20 के अनुमान थोड़े बेहतर थे, करीब 29% और 29.4%। पर ये जो हालिया गिरावट है 39% से घटकर 28-29% पर आना, इसे चिंताजनक क्यों माना जा रहा है? इसके कई कारण हैं जो स्रोत में भी गिनाए गए हैं। पहली बात तो ये कि भारत की जो जीडीसीएफ दर है वो हमारी बराबरी की दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे चीन, उनकी तुलना में कम है। अच्छा। दूसरी और शायद ज्यादा अहम बात यह है कि अगर हमें लगातार 8-9% जैसी ऊंची विकास दर पानी है तो उसके लिए एक मजबूत जीडीसीएफ दर का होना बहुत जरूरी है। स्रोत में आईसीओआर का भी जिक्र आता है। आईसीओआर ये क्या चीज है? आईसीओआर का मतलब है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये बताता है कि उत्पादन की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए पूंजी यानी निवेश की कितनी एक्स्ट्रा यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके।
अगर ICOR कम है तो इसका मतलब है कि हम कम पूंजी लगाकर ज्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं, यानी हमारी पूंजी का इस्तेमाल कुशलता से हो रहा है। स्रोत ये कहते हैं कि भले ही हमारा ICOR ठीक-ठाक हो, लेकिन अगर कुल निवेश यानी GDCF ही कम होगा तो ऊंची वृद्धि दर हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए GDCF में गिरावट सीधे सीधे भविष्य की विकास दर पर एक सवालिया निशान लगाती है। तो ये बात तो साफ है कि GDCF बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि स्रोत इसके लिए क्या रास्ते सुझाते हैं, क्या किया जा सकता है इसे बढ़ाने के लिए? स्रोत मुख्य रूप से 4 नीतिगत उपायों पर जोर देते हैं। पहला, बचत दर को बढ़ाना, क्योंकि निवेश के लिए पैसा तो बचत से ही आएगा, चाहे वो घरेलू परिवारों की बचत हो, कंपनियों की बचत हो या फिर विदेशी निवेश। ठीक है, बचत बढ़ाना। और दूसरा, आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाना, ताकि कारोबार करना आसान हो, लाल फीताशाही कम हो और निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बने। सुधार यानी रिफॉर्म्स। तीसरा, अनुकूल मौद्रिक नीति, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी हो, ब्याज दरें ऐसी हो कि कंपनियों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो और वो निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो। और चौथा है सरकारी कंपनियों यानी PSUs की उत्पादकता और कार्यकुशलता को बढ़ाना। PSUs का जिक्र फिर आ गया। ये सरकारी कंपनियां तो अक्सर आर्थिक चर्चाओं के केंद्र में रहती हैं। इन्हें यहां अलग से क्यों रेखांकित किया गया है? क्या दिक्कत है इनके साथ? स्रोत बताते हैं कि अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो कई PSUs वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं जैसी उनसे उम्मीद थी। जैसे परियोजनाओं में बहुत देरी होना, उनकी जो स्थापित क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल न हो पाना और कई मामलों में अकुशलता। इन सब के कारण वो अर्थव्यवस्था के लिए बचत पैदा करने के बजाय कई बार सरकारी खजाने पर बोझ बन जाती हैं। तो सुझाव ये है कि इनमें बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है, ताकि ये बोझ न बने बल्कि योगदान दें। बिल्कुल, लक्ष्य ये होना चाहिए कि PSUs मुनाफा कमाएं, सक्षम बने और इतना अधिशेष यानी सरप्लस पैदा करें कि उसे दोबारा देश के विकास में, पूंजी निर्माण में निवेश किया जा सके। स्रोत ये भी मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में सुधारों से कुछ सकारात्मक बदलाव दिखे भी हैं, जैसे घाटे में चलने वाली इकाइयों की संख्या कम हुई है, उनका कुल मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन ये प्रक्रिया लगातार जारी रखने की जरूरत है ताकि ये कंपनियां पूंजी निर्माण में अपना ठोस योगदान दे सकें। तो आज की इस चर्चा ने वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ बहुत ही बुनियादी मगर गहरे पहलुओं को छुआ है। राष्ट्रीय आय की बारीकियों से लेकर बचत और पूंजी निर्माण की अहमियत तक। हाँ, हमने समझने की कोशिश की कि ये GDP, GNP, NNP, NDP आखिर हैं क्या, बाजार मूल्य और कारक लागत में क्या फर्क है और नॉमिनल आय की जगह रियल आय पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। हमने ये भी समझा कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वो 3 मुख्य विधियां व्यय, उत्पाद और आय विधि कैसे काम करती हैं। और ये भी देखा कि PPP के पैमाने पर भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन साथ ही देश के भीतर राज्यों के बीच आय और विकास की रफ्तार में कितनी ज्यादा असमानता है। और शायद सबसे अहम बात, हमने बचत, निवेश यानी पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास के बीच के उस अटूट रिश्ते को समझा। हमने देखा कि भारत के लिए GDCF दर बढ़ाना क्यों जरूरी है, इसमें क्या चुनौतियां हैं, जैसे PSU सुधार की जरूरत है और इसके लिए किन नीतिगत दिशाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे बचत बढ़ाना, सुधार जारी रखना वगैरह। ये वाकई काफी जानकारी भरी यात्रा रही आज की। ये आंकड़े और अवधारणाएं सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये सीधे तौर पर देश की तरक्की और हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से। और अब जब हम ये बातचीत समाप्त कर रहे हैं तो श्रोताओं के लिए सोचने को एक बिंदु छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि भारत में जो कुल बचत होती है उसका लगभग 60% हिस्सा घरेलू क्षेत्र से आता है, यानी हम आप जैसे आम परिवारों से। हाँ, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि इस घरेलू बचत को और कैसे बढ़ाया जाए, और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस बचत को सोने या जमीन जैसी अनुत्पादक चीजों से निकालकर उत्पादक निवेशों की ओर कैसे मोड़ा जाए, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या छोटे उद्योगों में निवेश। खासकर आज के डिजिटल दौर में इसके लिए और क्या नए अभिनव तरीके अपनाए जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। सचमुच सोचने के लिए एक बहुत गहरा और प्रासंगिक सवाल। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।